हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समसामयिक घटनाएं। उसमें सबसे पहली जो न्यूज है वो हमारे सामने ये कि मार्च 2021 को समाप्त जो हो रहा है वित्तीय वर्ष, यानी कि हो चुका है समाप्त वित्तीय वर्ष, इसके दौरान में डिजिटल भुगतान में 30.19% की वृद्धि देखी गई है। डिजिटल भुगतान का मतलब वही है जो जैसे कि हम लोग पेटीएम या फिर फोन पे या फिर गूगल पे यूज कर रहे हैं, उसी के साथ में क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं। मतलब कैशलेस जो इकोनॉमी उसकी थोड़ी सी कमी हुई है और डिजिटल जो है पेमेंट इंडेक्स में हमारी बढ़ोतरी हुई है। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहली चीज तो एक गठित किया गया था डिजिटल भुगतान सूचकांक, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ये आरबीआई के द्वारा किया गया था, आरबीआई डीपीआई। इसने अपनी रिपोर्ट दी है मार्च 2021 के अंत में। इससे पता चल रहा है कि 207.84 ये पहले हुआ करता था। अब जो है ये सूचकांक में जो हमारी नंबरिंग हुई है वो 270.59 हो गई है। तो 207 से बढ़कर के 270 हो गई है। तो लगभग जो है 63 अंकों की वृद्धि हुई है। इस तरीके से डिजिटल पेमेंट में हमारी वृद्धि देखी जा रही है। चलिए देखते हैं आरबीआई डीपी के बारे में क्या है। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के डिजिटल भुगतान डेटा के अवलोकन के लिए को समग्र अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया था, डिजिटल भुगतान सूचकांक का। इसी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कितना डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है या फिर कितना कमी आई है। इसी को लेकर के मार्च 2018 को डिजिटलाइजेशन डेटा प्राप्त करने के लिए आधार वर्ष के रूप में इसको चुना गया था। अच्छा, इसमें पैरामीटर्स क्या हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं कि किस आधार पे ये चीजें हमें पता चलती हैं। तो उसको देखने के लिए इन्होंने आरबीआई ने 5 पैरामीटर्स अपने तय किए हैं। ये 5 कौन कौन से हैं? पहली चीज तो ये कि भुगतान करने में सक्षम करता कितने लोग हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास फोन पे नहीं है या फिर गूगल पे हम यूज नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं करना जानते हैं। इसी तरीके से या फिर हमको पेटीएम नहीं चलाने आता है या डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, तो सक्षम करता कितने लोग हैं इसकी बात की जा रही है। तो लगभग कितना है? 25% लोग इतने सक्षम हुए हैं इन सब चीजों को यूज करने के लिए। दूसरी चीज, भुगतान की अवसंरचना कैसी है। मांग पक्ष कारक, यानी कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसके पास तक कितना, जैसे अब हमको मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा किसी शॉप से, तो उस दुकानदार या शॉपकीपर के पास में वो माध्यम क्या है जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं। जैसे क्यूआर कोड होना चाहिए, उसके पास उसका नंबर, मतलब जैसे वहां नंबर लिखा हो, नंबर के माध्यम से हम जो है उसको पेमेंट कर पा रहे हो। तो ये उसी की बात की जा रही है कि भुगतान की अवसंरचना कैसी है, जो मांग पक्ष कारक है उसकी तरफ से ये देखा जा रहा है। तो 10% बताया जा रहा है कि 10% लोग ही इस चीज में सक्षम हुए हैं। उसी के साथ में देखिए भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक, यानी कि जो देने वाला है वो कितने लोग सक्षम हुए हैं। मान लीजिए हम जो है उपभोक्ता हो गए, और जिसको जो है हमें पेमेंट करना है तो उसको जो पेमेंट करना है, यहां पे तो हमने बात कर ली शॉपकीपर्स वाली, लेकिन अब हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि उपभोक्ता कितने लोग ऐसे हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स को। तो आपूर्ति पक्ष कारक यानी कि 15% लोग ऐसे हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ठीक है, इसी के बाद देखते हैं भुगतान का प्रदर्शन कैसा होता है। तो 45% इसका प्रदर्शन कहने का मतलब यह है कि एक तो उपभोक्ता हो गया, दूसरा हो गया दूसरा जो है दूसरा पक्ष है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक उपभोक्ता हो गया और एक बी पक्ष है। ए और बी पक्ष के बीच में जो लेन देन हुआ इसका प्रदर्शन कितना अच्छा है कितना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क वीक हो गया, नेटवर्क वीक होने की वजह से पेमेंट क्या होता है, पेमेंट हमारा फंस जाता है या फिर जो है पेमेंट नहीं होने की वजह से ये दिक्कतें आने लगती हैं। तो पहली चीज तो मोबाइल को लेकर के कि ऐसी मोबाइल भी होनी चाहिए। दूसरी चीज नेटवर्क इशू आता है। तीसरी चीज क्यूआर कोड या फिर फोन नंबर या फिर जो उसके अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट करने की है उसके बारे में
तीसरी चौथी चीज कि जो पेमेंट करने वाला बंदा है उसके पास भी वो संसाधन मौजूद होना चाहिए, साथ में वो इन सब चीजों को लेकर के जागरूक होना चाहिए कि ऐसे भी पेमेंट किया जा सकता है। और पांचवी जो चीज क्या निकल के आ गई है, देखिए यहां पर कि उपभोक्ता केंद्रित होना चाहिए। तो उपभोक्ता को लेकर के जो केंद्रित करने की बात की गई है, इसमें केवल 5% ही सक्षम है लोग। तो इस तरीके से टोटल हमारा वृद्धि तो हुई है, लेकिन कितनी, केवल जो है हमने कितना देखा 30.19% की ही वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये न्यूज यहीं पे समाप्त होती है। इसमें कुछ निष्कर्ष के तौर पे बताया गया है। निष्कर्ष क्या, देखिए 30.19% है, वो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी वृद्धि दर्शाई गई है। जो निष्कर्ष के तौर पर जो बताया गया है कि आरबीआई ने घोषणा की है कि सूचकांक जो मार्च 2021 से शुरू होकर के ये अर्धवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा और 4 महीने के अंतराल पर ही ये प्रकाशित होता रहेगा। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। भारत के शीर्ष साइकिलिंग पायनियर्स की घोषणा की गई है। भारत के शीर्ष कितने, 11 साइकिलिंग पायनियर्स। अब 11 देखिए ये कौन कौन से चुने गए हैं, कहां के लोग हैं, आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहली जो न्यूज है कि इस इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो थीम है ये जरूर ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के थीम और कभी कभी तो तिथि या फिर जैसे जो है मान लीजिए कोई प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो दिसंबर 2022, इस तरीके से ये भी चीजें आप याद रखना सीखिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है इस तरीके से। थीम के बारे में देखिए, इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। पहले सीजन में ही देश भर के लगभग 107 शहर एक साथ इसमें विभिन्न साइकिलिंग अनुकूल पहलों को सीखने और परीक्षण करने के लिए साथ साथ में आए हैं। अब इसमें क्या है, भारत में साइकिलिंग की क्रांति की शुरुआत करेंगे। अब मतलब बताइए, जहां से भारत स्टार्ट किया था फिर से वही चीजें स्टार्ट की, मतलब फिर से दोहराई जा रही हैं। मतलब क्या, पहले तो हम लोग जो है एक तरीके से वो बैलगाड़ी और ये सब चीजें हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे क्या है कि हम लोगों के पास साइकिल होने लगी घर में, तो साइकिल के बाद अब जो है मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के बाद मतलब बाइक, वही ठीक है, बाइक हो गई, बाइक के बाद जो है धीरे धीरे 4 व्हीलर सबके घर में देखी जाने लगी। अब फिर से हम लोग वापस हो गए हैं साइकिल की तरफ। मतलब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहली चीज तो एनवायरनमेंट को लेकर के कुल ये खेल हो रहा है। तो एनवायरनमेंट को लेकर के ये चीजें हो गई हैं, तो क्या ये चीजें पहले नहीं सोची जा सकती थी? तो विकास के नाम पे तो हम लोग इतना आगे बढ़ गए कि विकास के नाम पर हम लोगों को सिटी पसंद है, यहाँ पर जो है मतलब हर चीज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, और उसके बाद जो है हर चीज पेड़ पौधों को काटते चले गए, जिसकी वजह से आज हमको हवा, पानी और इन्हीं सब चीजों को लेकर के ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है कि शुद्ध हवा नहीं मिल रहा, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, शुद्ध वातावरण नहीं मिल रहा, हाँ, जिसकी वजह से मतलब अन्य बीमारियां जो है बढ़ती चली जा रही हैं। और आपको हाल ही में जो अभी घटना देखने को मिली, इस समय हमको ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। तो इसमें क्या है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं अब इस पे फोकस किया जा रहा है। तो एनवायरनमेंट को लेकर के वैसे कई सालों से चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब देखिए ये एक नया साइकिलिंग क्रांति की शुरुआत करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले अब देखते हैं शीर्ष जितने 25 शहरों को पहले 2021 में चुना गया है, और प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो परिवहन है इनकी विशेषज्ञों के चयन में कितने चुने गए, 11 शहरों का चयन किया गया। अब प्रत्येक शहर को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों पुरस्कार दिया जाएगा? ताकि वो अपने राज्य में साइकिल, मतलब साइकिलिंग को बढ़ावा दें, साइकिलिंग को बढ़ावा दें, इसीलिए 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कृत मतलब दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें से 4 शहर जो चुने गए हैं वो कौन कौन से शहर हैं। पहला कि औरंगाबाद है, दूसरा गुरुग्राम है, जबलपुर है और सिलवासा है। ये 4 ऐसे शहर हैं, इनको जूरी के द्वारा, जूरी मतलब वही जो जज बैठते हैं उसी को जूरी कहते हैं, जजों की जो पूरी टीम बैठती है इस सब चीजों के लिए, ठीक है, जो है चुनते हैं इसको। तो इन 4 शहरों को जूरी के द्वारा चुनौती की पायलट पहलों के परीक्षण में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के विशेष उल्लेख प्राप्त हुए हैं। अब उसमें से देखिए 11 जो विजेता शहर हैं
इनका ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ। ऑनलाइन कार्यक्रम काहे काहे के लिए आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सी जो ऑफलाइन या फिर जो है मतलब जो होना चाहिए था फिजिकल वर्कआउट, वो चीजें नहीं हो पा रही थी। इसी की वजह से ये ऑनलाइन एक प्रोग्राम हुआ जिसमें जो है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, पिपरी चिचवाड़, राजकोट, सूरत, वडोदरा और वारंगल, इन सभी शहरों की घोषणा इन्हीं ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से की गई इन शहरों में। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट, पहली जो चुनौती है, रिपोर्ट और शहरों की साइकिल यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक ऑनलाइन प्रदर्शनी भी जारी की गई। इसका जो दूसरा सीजन है वो कब जारी होगा, वो अगस्त 2021 में जारी होगा। इसमें क्या है, इसमें स्मार्ट सिटी 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर और राजधानी शहर ही इसमें आवेदन भेज पाएंगे। चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज हमारे सामने निकल के आ गई है। मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी के लिए इस दुनिया की सबसे पहली सस्ती नई दवा पंजीकृत कर ली है। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि जितने लोग हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं उनको आसानी से ये दवा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में। इसमें सबसे पहली चीज तो शुरुआती लक्षण बहुत कम दिखता है। दूसरी चीज कि ये एक, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। धीरे 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 अंदर अंदर ये काम करता रहता है और यकृत में कैंसर फैला देता है ये। चलिए आइए देखते हैं। इसमें जो दवा का नाम है उसका नाम है रेविडेसिविर। ये रविदास वीर लिखा है, रेविडेसिविर आप याद रखिए। रेविडेसिविर नाम की दवा को जून के महीने में सोफोसबुविर तो नाम की एक मौजूदा दवा के साथ उपयोग करने के लिए मंजूरी दी गई। यानी कि रेविडेसिविर और उसी के साथ में सोफोसबुविर, इन दोनों को मिलाकर के ये दवा मतलब दी जाएगी हेपेटाइटिस सी के लिए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि काफी दिनों से ये चल रहा था, लेकिन 5 साल के बाद इसको मंजूरी दे दी गई। उसी के साथ में WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बताया कि 71 मिलियन लोग जो हेपेटाइटिस के साथ जी रहे हैं उनको एक रक्त जनित वायरस है जो यकृत कैंसर का रूप ले लेता है और जिसको सिरोसिस का कारण भी ये बन जाता है। उनको इस दवा से लाभ मिल सकेगा। अभी तक क्या था, हेपेटाइटिस की कोई टीका ही नहीं था, कोई दवा ही नहीं थी, जिसकी वजह से काफी लोगों को जब होता था तो वो मृत्यु के काल के गाल में समा जाते थे। तो अब जो है कम से कम इन चीजों को कमी की जाएगी। ठीक है, इस चीजों को कमी की जाएगी और उनको दवा प्रॉपर दी जा सकेगी। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले लोगों के लिए। ठीक है, सबसे उच्च वर्ग वाले लोग हैं वो तो कहीं पे भी दवा करवा लेंगे भाई, भारत में ही किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के, या फिर यहाँ पे भी नहीं हो पाई तो कहीं और बाहर जाके करवा लेंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निम्न और मध्यम आय वर्ग की सबसे ज्यादा कुछ भी होता है तो ये आहत होती है। चलिए इसका क्लिनिकल जो परीक्षण हो रहा है वो उससे पता यह लगता है कि 97% मामले में रोगियों को ठीक कर सकती है ये दोनों दवाइयां जो अभी हमने आपको बताया। क्या नाम बताया? रेविडेसिविर और सोफोसबुविर। ठीक है, इसके साथ में देखिए सस्ता इलाज हो सकेगा। साथ में ही जो WHO ने बताया था कि 2030 तक नए संक्रमणों को 90% तक कम किया जा सकेगा। और जो मौत हो रही है इसकी वजह से, जो लोग मृत्यु के काल के गाल में समा रहे हैं, उसमें 65% तक बीमारी भी कम की जा सकेगी। चलिए चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। जैसलमेर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग है ये, KVIC के नाम से जिसको जाना जाता है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नाम से जाना जाता है। तो KVIC और BSF के नेतृत्व में राजस्थान के रेगिस्तान में ही हरित आवरण ग्रीन कवर के नाम से यहाँ पे प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया जाता है। अब ये प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या, आइए देखते हैं डिटेल में। इसमें क्या है कि जिस तरीके से राजस्थान में रेत फैलती जा रही है और वहां की जो भूमि है वो उर्वर कम होती जा रही है, तो उसी सब को देखते हुए यहाँ पर BSF और KVIC के नेतृत्व में
प्रोजेक्ट बोल्ड लाया गया, जहां पर क्या होगा 1000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधे को कहां जैसलमेर में लगाया गया, जैसलमेर के तनोट गांव में ये पौधे लगाए गए हैं। अच्छा, अब एक चीज और भी यहां ध्यान रखिएगा कि केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है। केवीआईसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री विनय कुमार सक्सेना, और वहीं पर बीएसएफ के जो डायरेक्टर हैं उनका क्या नाम है, सुरेंद्र पवार। सुरेंद्र पवार, तो इन दोनों लोगों का नाम भी ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि नाम ही पूछ ले स्पेशली कि बीएसएफ के डायरेक्टर कौन है, महानिदेशक कौन है, या फिर केवीआईसी के प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो अब इन दोनों लोगों के निर्देशन में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यह भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट बोल्ड किस पौधे से संबंधित है, या फिर ये किससे संबंधित है, वृक्षारोपण से, या फिर ऐसी सैन्य अभ्यास से, या फिर नौसेना अभ्यास किसी अन्य देश के साथ में होगा हो उसके साथ में जोड़ के बता दे। तो ऐसा लगा ना कि प्रोजेक्ट बोल्ड, तो ऐसा लगा कि सेना होना से संबंधित होगा प्रोजेक्ट बोल्ड, हम लोग वहां पे अभ्यास कर रहे होंगे सैन्य अभ्यास, तो उसका जो है नाम दे सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए प्रोजेक्ट बोल्ड का अर्थ क्या है। प्रोजेक्ट बोल्ड जो है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है स्थानीय आबादी को आजीविका प्रदान करना, जो वहां की लोकल जो मतलब लोग हैं उनको आजीविका प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि वहां जब बैम्बू लगा दिया, बैम्बू मतलब बांस का जो वृक्ष लगा दिया जाएगा, पौधा लगा दिया जाएगा, उसके बाद ये बांस को क्या कर सकेंगे, ये बेच सकेंगे इस बांस को। इसी के बाद में इसकी जो है जब बेचेंगे तो उसको क्या भाई पैसे आएंगे उनके पास में, पैसे आएंगे तो उनकी आजीविका आसानी से चल सकेगी। तो इसीलिए आजीविका प्रदान करने के लिए, साथ में ही जो मरुस्थलीकरण वहां बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए ये कार्य स्टार्ट किया गया। किस नाम से? प्रोजेक्ट बोल्ड के नाम से। अब आइए देखते हैं केवीआईसी की योजना क्या है। केवीआईसी अपना वही जिसको अभी हमने आपको बताया, खादी ग्रामोद्योग, ठीक है। केवीआईसी ने तनोट में, तनोट भी हम आपको बताए कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हरे रंग क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है, यहाँ पर बीएसएफ के द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। 4 जुलाई को उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव है, निचला मंडवा नाम है उसका, इससे ये बोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। निचला मंडवा से स्टार्ट किया गया था उदयपुर में, अभी क्या तनोट में स्टार्ट, मतलब इन दोनों के सहयोग से किया जा रहा है, केवीआईसी और बीएसएफ के। अब यहाँ पे इस गांव में बांस की विशेष प्रजाति के लगभग 5000 पौधे लगाए गए हैं। इससे क्या होगा, हरित आवरण प्रदान करेगा, मतलब स्वाभाविक सी बात है भाई, जो है हरित आवरण बढ़ेगा, उसके साथ मरुस्थलीकरण को कम करेगा, ये तो हमने आपको बता ही दिया। पौधे कई गुना बढ़ेंगे, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 5000 रुपए प्रति टन की मौजूदा बाजार दर से इसकी बिक्री होगी, और लगभग 5 लाख रुपए की आय जो है वो स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्राप्त होती रहेगी। बांस का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है ये भी तो हम लोग जान लें भाई, वो उनकी आजीविका के लिए बात की जा रही है, तो ये कैसे होगा। फर्नीचर बनाया जाता है पहली चीज, दूसरी चीज की अगरबत्ती बनाया जाता है, संगीत वाद्य यंत्र भी इससे से बनता है, हस्तशिल्प और कागज के गूदे जैसे विभिन्न चीजों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब जो है बांस से ही जो है संभव हो पाता है। इसी के साथ में ईंधन ब्रिकेट और चारकोल बनाने में भी बांस के कचरे का व्यापक उपयोग किया जाता है। बांस पानी के संरक्षण में मदद करने के लिए भी जाना जाता है, जिससे क्या होगा, मरुस्थल में यदि बारिश तो कम होती है, लेकिन अगर बारिश हो भी गई तो वहां पर पानी इससे रुक सकते हैं या रुकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपयोगी भी होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज क्या हमारा कह रहा है कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो अपडेट जारी की गई, इसके जो मुख्य बिंदु हैं इसमें क्या है कि IMF ने आर्थिक गतिविधियों का हवाला देते हुए जो जीडीपी थी उसमें पूर्वानुमान में जो मतलब पूर्व अनुमानित थी उसमें कटौती कर दी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोरोना मतलब 2 साल से चली रहा है और अभी भी थोड़ा आप लोग सतर्क हो जाइएगा, थर्ड वेव की भी आशंका पूरी दिखाई देने लग गई है, जो कि केरल में इधर केस भी बढ़ गए हैं, लगभग 43,000 केस अभी कल के न्यूज में हमें देखने को मिले हैं। तो सतर्क हो जाइए, और मतलब वही सतर्कता का मतलब वही हाथ को सैनिटाइज कीजिए, साथ में ही मास्क का प्रॉपर यूज करिए,
ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था को देखते हुए यहाँ की जो ग्लोबल रेटिंग जो हमारी कम की है वो किस तरीके से कितना कम की है। पहली चीज S&P, ये भी जो है एक रेटिंग प्रदान करने वाली क्रेडिट रेटिंग ये भी हमारी देखती है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स इसके हिसाब से 2021-22 में जीडीपी जो 9.5% और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.8% लगाने का अनुमान है। ठीक है, आरबीआई ने कितना बताया कि 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि 2022 के लिए भारत की जीडीपी कितनी होगी, 8.3%। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही जगह सब लेके आए लेते आए, क्योंकि आईएमएफ ही नहीं देता है, ये सभी देते हैं अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के बारे में। तो कोई भी उठा करके पूछ सकता है कि एडीबी ने कितना अनुमान लगाया भारत के जीडीपी के बारे में, या आरबीआई ने कितना बताया, वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया, एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने कितना बताया, आईएमएफ ने कितना बताया। तो थोड़ा सा एक याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब एडीबी क्या कहेगा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसमें ये बता रहा कि 11% से घटा करके 10% इसने कर दिया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ क्या बता रहा है कि आईएमएफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के माध्यम से 2021 में 6%, 2022 में 4.9% रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ के जो अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री, क्या नाम है उनका, गीता गोपीनाथ, ये नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसी के साथ में देखते हैं इन्होंने क्या कहा है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार जारी है, लेकिन क्या अंतर्विकासशील, उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच की खाई जो है उसको चौड़ा करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ रेट में कमी इन्होंने दर्शाई है। मेन क्या रीजन है, वही महामारी को लेकर के। इस तरीके से हमारी आज की न्यूज यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। थैंक यू।